नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेचारी बूढ़ी माँ को धोखे से एयरपोर्ट पर छोड़कर बेटा और बहू चले गए विदेश। फिर माँ ने किया कुछ ऐसा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। रोहित आज पूरे 2 साल बाद इंडिया अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आ रहा था। रोहित की माँ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। रोहित के पिता को गुजरे कई साल बीत चुके थे। कस्बे में रोहित की माँ 2 मंजिला बने मकान में नीचे रहती थी और ऊपर एक किराएदार रखा हुआ था, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाया करती थी। बेटे और बहू के आने से बिमला जी आज बहुत खुश थी। खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रसोई में कभी लड्डू बना रही थी, तो कभी मठरी बना रही थी, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी। बिमला जी सोच रही थी कि इतने सालों बाद मेरा बेटा बहू घर आ रहे हैं, तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिमला जी ने बहू बेटे के कमरे की बहुत अच्छे से सफाई कर दी। बेटे बहू के आने से पहले ही उन्होंने छोले की सब्जी, सूखी सब्जी, रायता, खीर, पापड़, पता नहीं क्या क्या बनाकर तैयार कर लिया था। बिमला जी को खाना बनाना बहुत पसंद था और उनके हाथों का खाना बनता भी स्वादिष्ट था। जो भी खाता उनकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाता। रोहित को तो अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत ही पसंद था। बेटे बहू के आते ही बिमला जी सबसे पहले सबको बढ़िया सा चाय नाश्ता कराती हैं, फिर शाम को खाना खिलाती हैं। बेटा बहू अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं कि माँ, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। घर का खाना बनाने का सारा काम बिमला जी ही करती थी, क्योंकि घर में सबको बिमला जी के हाथ का ही खाना पसंद था। 2 दिन बाद रोहित अपनी माँ से बोला, माँ, अब तुम इधर अकेली रहती हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। अब तुम ऐसा करो कि हमारे साथ विदेश चलो। उधर तुम हमारे साथ ही रहना, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। इधर अब तुम्हारी देखभाल करने वाला कौन है? बिमला जी कहती हैं, बेटा तुम कह तो ठीक रहे हो, अपनी बहू बेटे के साथ तो हर कोई रहना चाहता है, बुढ़ापा काटना चाहता है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी घर में नहीं हैं, तो अकेले रहकर भी मैं क्या करूँगी? और जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है, तब ऐसा लगता है कि बेटे बहू के पास चले जाओ या उनको बुला लो। सोचना क्या है, अब तो बेटे बहू आ गए हैं और आपको ले जाने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर आप हमारे साथ विदेश चलो, रोहित ने कहा। रोहित को जब लगने लगा कि उनकी माँ भी हमारे साथ विदेश जाने के लिए इच्छुक है, तो अगले ही पल वह माँ से बोला, माँ, जब आप हमारे साथ विदेश चली जाओगी, तो फिर गांव की जमीन, उस शहर का 2 मंजिला मकान का क्या होगा? इनको तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा। यह पूरी तरह से खंडर हो जाएंगे। जब कोई इनमें रहेगा नहीं, इनकी देखभाल नहीं करेगा, हम ऐसा करते हैं, माँ, गांव की जमीन को बेच देते हैं और इस घर को भी हम बेचने के लिए ब्रोकर को बोल देते हैं, जिससे कोई ना कोई इस घर को खरीदने के लिए मिल जाएगा और फिर हम आराम से विदेश जा पाएंगे। बिमला जी कहती हैं, बेटा, गांव की जमीन को हम बटाई पर दे देते हैं, जिससे
पैसे आते रहेंगे मेरे अकाउंट में, और इस घर को भी हम किराए पर दे देते हैं, इसके भी पैसे आते रहेंगे, बेचने की क्या जरूरत है। तभी बहू राखी कहती है, माँ हम तो विदेश से 4 से 5 साल तक नहीं आ पाएंगे, तो फिर किराए पर देने का क्या मतलब। कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों तक हम इधर ना रहें तो किराएदार हमारे घर पर ही कब्जा जमा लें, और हमारी जमीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इससे अच्छा है कि हम उसको बेचकर पैसे ले लेते हैं, वो हमारे काम भी आएंगे। और अब तो आपको हमारे साथ ही रहना है, तो इतना सोचना क्या। अपने बेटे बहू के आगे बिमला जी की एक न चली। बेटा गांव जाकर के गांव की जमीन को बेच देता है और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा करा लेता है। कुछ ही दिनों में घर भी बिक जाता है। बिमला जी नए मकान मालिक से बात कर लेती हैं कि जब तक हम विदेश नहीं जाएंगे तब तक इसी घर में रहेंगे, उसके बाद तुम आ जाना। मालिक अच्छा था, अच्छे स्वभाव का था। वह कहता है, ठीक है माँ जी। माँ जी आपको जितने दिन रहना है रह लीजिए, वैसे भी अभी हम अपने दूसरे घर में रह रहे हैं। सभी लोग विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही उनके विदेश की फ्लाइट थी। रोहित और राखी बिमला जी से कहते हैं, आपका जितना भी कीमती सामान जेवर है वो सब आप मेरे वाले बैग में रख दीजिए, और उधर चल करके मैं आपको वापस कर दूंगी। बिमला जी अपने बेटे बहू की चालाकियों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। बिमला जी बहुत सीधी सादी हैं। उन्हें तो लग रहा था कि उनके बेटे बहू कितने अच्छे हैं, जो उन्हें अपने साथ विदेश में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। अब किसी बात की चिंता नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ तुम थोड़ी देर इस बेंच पर बैठो, मैं अंदर टिकट चेक करा कर आता हूँ। बिमला जी कभी ट्रेन से भी कहीं नहीं गई थीं, तो उन्हें क्या पता था कि प्लेन से जाने की क्या प्रक्रिया होती है। वह अपने बेटे पर भरोसा करके उधर ही लगी एक बेंच पर अपना बैग रखकर बैठ जाती हैं और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगती हैं। इंतजार करते करते उनको 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन बेटा उनको वापस लेने नहीं आता है। अब बिमला जी थोड़ा सा इधर से उधर टहलने लगी और चारों तरफ नजर घुमाने लगी कि कहीं उनका बेटा बहू दिख जाए। इसी तरह से 2 घंटे बीत जाते हैं। बिमला जी को और भी घबराहट होने लगी कि पता नहीं बेटे बहू अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हुआ। उनके दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल पैदा हो रहे थे। वह पास में खड़े एक पुलिस वाले से पूछती है, बेटा मेरा बेटा अंदर गया है टिकट को चेक कराने के लिए, अभी तक वापस नहीं आया, जरा पता कर दो कि वह क्यों नहीं आया, मुझे भी लेकर विदेश जाने वाला है। पुलिस वाला रोहित को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं रोहित नहीं मिला। फिर वह बिमला जी से आकर पूछता है कि आपका बेटा विदेश में कहाँ रहता है। तो बड़ी मुश्किल से बिमला जी पता बताती हैं कि उनका बेटा तो कनाडा में रहता है और वह मुझे भी उधर ही ले जाने वाला था। पुलिस वाले को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वह बिमला जी को आराम से समझाते हुए कहता है, माँ जी आप पहले घर जाइए, आपका बेटा
आपको लेने नहीं आएगा, क्योंकि वह तो कनाडा वाली फ्लाइट में बैठकर कब का चला गया। कनाडा की फ्लाइट तो कब की निकल चुकी है। पुलिस वाले की बातें सुनकर कि बिमला जी को पहले तो भरोसा ही नहीं होता, इसलिए वह शाम तक अपने बेटे का उधर ही बैठे बैठे इंतजार करती रही। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा होता है, वैसे वैसे बिमला जी को अपने बेटे के उनको विदेश छोड़कर विदेश जाने का भरोसा भी कम होने लगता है। फिर वो नम आंखों से अपना बैग उठाती हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। सीढ़ियां उतरते समय लड़खड़ाकर गिर जाती हैं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें इतना बड़ा धोखा देगा। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह जाएं तो जाएं कहाँ। बेटे ने तो उनके हर तरह से हाथ पैर काट दिए, गांव की जमीन भी बेच दी और शहर का घर भी बेच दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी। उन्हें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके बेटे बहू ने उनके साथ इतना बड़ा छल किया। वह बहुत दुखी हो रही थी। लगातार उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। परेशान सी बिमला जी एक ऑटो लेकर के अपने उसी घर में वापस आती है जिनको उन्होंने बेच दिया था, और बाहर उतरकर वहीं बैठ जाती है और अपने घर को निहार कर देखती है। खूब रोती है, अपने पति को याद करती है कि देखो आज तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। अपने साथ नहीं ले जाना था तो मत ले जाता, कम से कम मेरा घर तो न बेच देता। अब मैं कहाँ रहूंगी। रात भर बिमला जी अपने ही घर को बाहर चबूतरे पर रोती रही। सुबह घर का नया मकान मालिक आता है और देखता है कि अरे यह तो इस घर के पुरानी मालकिन है और घर के बाहर चबूतरा पर लेटी हुई रो रही हैं। वह आता है और कहता है, माँ जी आप तो अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाली थी, फिर क्या हुआ, आप नहीं गई विदेश। बिमला जी रोते हुए सारी कहानी बताती हैं। उनके घर का नया मालिक बहुत ही नर्म दिल और उदार व्यक्ति था। वह कहता है, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वैसे भी मैंने यह घर किराए पर देने के लिए लिया है। मैं तो दूसरे घर में रहता हूँ। आप बाहर वाला एक कमरा ले लो, बाकी का घर में किराए पर चढ़ा दूंगा। बिमला जी एक कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपने नए मकान मालिक को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। बेटा तुम खुश रहो, और उसी घर से अपना रसोई घर का पुराना सामान, राशन पानी उठा लेती हैं और अपने उस कमरे में रख लेती हैं, जिससे वो अपना खाना बनाने लगती हैं। कुछ समय बाद उनका राशन खत्म हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। बैठकर तो कोई खिलाने वाला नहीं है और बेटे के धोखे से अभी तक उभर नहीं पा रही थी। 2 महीने से जैसे तैसे निकलते हैं। अब बिमला जी सोच लेती हैं कि ऐसा काम नहीं चलेगा, जिंदगी जीनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए वह अपने नए मालिक से 5,000 रुपये उधार लेती हैं और घर में टिफिन बनाने का काम शुरू कर देती हैं। बिमला जी खाना तो बहुत अच्छा बनाती थीं, उनके खाने में स्वाद भी था। उसी घर में 8 से 10 लड़के रहते थे जो पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से बाहर शहरों में रहते हैं। वो भी कमला जी से सुबह शाम टिफिन लेने लगे। अब तो बिमला जी के पास धीरे धीरे पैसे भी
आने लगे और थोड़ी सी बचत भी होने लगी। 1 साल बाद तो बिमला जी का टिफिन का नाम हो गया, क्योंकि वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थीं और सभी को उनका खाना पसंद आता है। कहाँ उनके 10 टिफिन से काम शुरू हुआ था और आज तो पूरे शहर में उनके 400 टिफिन दिन के जाने लगे। और अब तो उन्होंने काम के लिए 2 लड़के भी रख लिए और साथ ही खाना बनाने के लिए तो सहायिका भी रख ली। अब वह खुश थीं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल रचना वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।